हेलो दोस्तों, लीगम बैचलर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इकोनॉमिक्स एज ए साइंस का जो सेकंड पार्ट रह गया था, आज हम उसे कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें साइंस के फेवर में जो पॉइंट्स हैं, तो कुछ पॉइंट्स साइंस के फेवर में हैं, कुछ पॉइंट्स साइंस के अगेंस्ट हैं, और फिर फाइनली इसका कंक्लूशन है, फिर फाइनली इसका निष्कर्ष है कि ये साइंस है नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि इसमें हम सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं। सिस्टमेटिक स्टडी आसान भाषा में समझते हैं, यानी इसमें हम एक के बाद एक, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से सिस्टम से काम को करते हैं। और सिस्टम से काम होते हैं साइंस में, तो साइंस की तरह सिस्टम से काम करने के कारण हम इसे साइंस कह सकते हैं। क्रमबद्ध अध्ययन या क्रमबद्ध विवेचन, यानी क्रम से एक के बाद एक क्रमशः इसमें अध्ययन करते हैं साइंस की तरह, तो इसलिए हम इसे साइंस कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, इसमें विज्ञान की तरह नियम होते हैं, यानी रूल्स और रेगुलेशंस होती हैं। तो रूल्स और रेगुलेशंस कहाँ होते हैं? विज्ञान में होते हैं, और इसी तरह इकोनॉमिक्स में भी हैं, तो इसीलिए हम इसे भी साइंस कह सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स में भी विज्ञान की तरह नियम बनाए जाते हैं, अतः ये विज्ञान है। एग्जाम्पल हैं इसके, जैसे लॉ ऑफ डिप्रिशिएशन है, उपयोगिता ह्रास का नियम, या लॉ ऑफ डिमांड या लॉ ऑफ सप्लाई। तो इसमें भी नियम होते हैं विज्ञान की तरह, तो इसलिए ये भी विज्ञान है। तीसरा पॉइंट है यूनिवर्सल लॉज, यानी सार्वभौमिक नियम। सार्वभौमिक मतलब जो एक नियम है और उसे फिर ग्लोबली एक्सेप्ट किया जाता हो, मतलब पूरी दुनिया में वो नियम चलता हो, पूरी दुनिया में वो नियम माना जाता हो। यूनिवर्सल लॉ यानी यूनिवर्स में, पूरी दुनिया में वो एक्सेप्टेबल हो। जैसे लॉ ऑफ डिप्रिशिएशन है, उपयोगिता ह्रास का नियम, या लॉ ऑफ डिमांड या लॉ ऑफ सप्लाई है, ये हर जगह माने जाते हैं। अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई कम हो जाएगी, और अगर डिमांड कम होगी तो सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। तो ये नियम बागपत में भी सेम है, मेरठ में भी, दिल्ली में भी, और पूरी दुनिया में अगर कहीं भी डिमांड ज़्यादा होगी तो सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड कम होगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी कुछ कंडीशंस के साथ में। तो ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, यानी पूरी दुनिया में मान्य है। तो ये तीसरा पॉइंट है। और इसका फोर्थ पॉइंट है मुद्रा का पैमाना, यानी करेंसी स्केल। अब साइंस में किसी भी चीज़ को मापने के लिए एक पैमाना होता है, इसी तरह से इकोनॉमिक्स में भी एक पैमाना है, और वो क्या है? वो है करेंसी। हम इकोनॉमिक्स में करेंसी मापने के लिए पैमाने का काम करती है, तो हम क्या करते हैं? इकोनॉमिक्स में करेंसी को मुद्रा का पैमाना मानते हैं। तो इसमें भी करेंसी एक स्केल की तरह है, तो इसलिए ये साइंस है। फिफ्थ पॉइंट है गणित का यूज़ ऑफ मैथमेटिक्स। इसमें हम गणित का यूज़ करते हैं, और गणित का यूज़ विज्ञान में होता है, तो इसीलिए ये भी एक साइंस है। और अब एक नया कॉन्सेप्ट आया है अर्थमिति का, यानी इकोनोमेट्रिक्स का, जो इसे कम्प्लीटली गणित का यूज इसमें आता है, गणनाएं आती हैं इसमें, कैलकुलेशंस। तो इसलिए ये भी एक इकोनॉमिक्स भी एक साइंस है। ठीक है, एक बार इन पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं। पहला क्या है? इसमें सिस्टमेटिक स्टडी होती है, क्रमबद्ध विवेचन, यानी एक के बाद दूसरा, फिर तीसरा, और दूसरे विज्ञान की तरह नियम होते हैं। तीसरा क्या है? यूनिवर्सल लॉज होते हैं, सार्वभौमिक नियम जो सभी जगह चलते हैं। चौथा है मुद्रा का पैमाना, और पांचवा है गणित का यूज। अब पॉइंट्स देखते हैं जो साइंस के अगेंस्ट हैं, जो कहते हैं कि ये साइंस नहीं है। पहला पॉइंट है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, अत्यधिक मत भिन्नता, यानी एक इकोनॉमिस्ट तो कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है, इसीलिए इसे हम साइंस नहीं कह सकते। लेकिन इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं, ऐसा तो विज्ञान में भी होता है कि कोई साइंटिस्ट कुछ कह रहा है, दूसरा उसकी बात का विरोध कर रहा है। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन साइंस के अंदर भी है, साइंटिस्ट्स में भी है, तो इसलिए ये पॉइंट भी यहाँ पे ज़्यादा चल नहीं पाएगा। दूसरा पॉइंट है अनिश्चित भविष्यवाणी, जो ये कहते हैं कि इकोनॉमिक्स एक साइंस नहीं है, तो वो कहते हैं कि यहाँ पे जो फ्यूचर प्रेडिक्शन है, जो भविष्यवाणी है, वो अनिश्चित है, अनसर्टेन है, कि अगर ऐसा कह दिया कि अगर भविष्य में डिमांड कम होगी और वो हुई नहीं, तो ये क्या हुआ? अनसर्टेन फ्यूचर प्रेडिक्शन हुई, अनिश्चित भविष्यवाणी। और इस पॉइंट के लिए जो फेवर वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि ऐसा तो साइंस में भी होता है, जैसा मौसम विज्ञान वाले
कह देते हैं कि बारिश होगी लेकिन बारिश नहीं होती। तो इसलिए ये पॉइंट भी यहाँ पर चल नहीं पाएगा। और फाइनली अब देखते हैं कंक्लूजन यानी इसका निष्कर्ष। तो हम देखते हैं इकोनॉमिक्स को साइंस ना मानने की दलीलें झूठी और खोखली हैं। झूठी और खोखली क्यों है? क्योंकि ये दोनों बात साइंस के अंदर भी विद्यमान है, साइंस के अंदर भी मौजूद है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और अनिश्चित भविष्यवाणी। अतः इकोनॉमिक्स एक विज्ञान है, यानी जो इकोनॉमिक्स है वो एक विज्ञान है, क्योंकि जो फेवर में पॉइंट्स हैं वो तो मजबूत हैं और जो अगेंस्ट में है वो बहुत कमज़ोर हैं। तो इसलिए ये एक साइंस है। और अगर हम इन पॉइंट्स को थोड़ा सा महत्व दें भी कि इसमें अत्यधिक भिन्नता है और अनिश्चित भविष्यवाणी है, तो हम कह सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स एक अनिश्चित विज्ञान है। यानी विज्ञान तो है लेकिन अनसर्टेन है, अनिश्चित विज्ञान है। एक बार इन्हें रिवाइज करते हैं। जो पॉइंट साइंस के फेवर में है कि ये साइंस है, इसमें सिस्टमेटिक स्टडी होती है, यानी एक के बाद फिर दूसरी चीज़ फिर तीसरी चीज़ हम सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं साइंस की तरह। दूसरा पॉइंट है विज्ञान की तरह इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, नियम होते हैं, जैसे उपयोगिता ह्रास का नियम या लॉ ऑफ डिमांड या लॉ ऑफ सप्लाई। इसके एग्जाम्पल के लिए ही लॉ ऑफ डिमांड या लॉ ऑफ सप्लाई याद कर लेना। और तीसरा है यूनिवर्सल लॉज होते हैं इसमें, जो नियम यहाँ है वो पूरी दुनिया में होगा इकोनॉमिक्स का। चौथा है मुद्रा का पैमाना, इसमें भी एक स्केल होता है साइंस की तरह मापने के लिए पैसे को, होता है करेंसी। और फिफ्थ पॉइंट है गणित का यूज, इसमें हम मैथ का यूज करते हैं जैसा साइंस में करते हैं, तो इसलिए साइंस है। और जो अगेंस्ट में पॉइंट्स हैं वो है ओपिनियन में डिफरेंस है, मत भिन्नता है विद्वानों के अंदर, जो अर्थशास्त्र के विद्वान हैं। और अनिश्चित भविष्यवाणी, जो भविष्यवाणी की जाती है वो निश्चित नहीं है। और फाइनली अगर कंक्लूजन की बात करें तो इकोनॉमिक्स को एक साइंस ना मानने की दलीलें झूठी और खोखली हैं, मतलब वो मजबूत नहीं है कि हरा पाए साइंस मानने वालों को, इकोनॉमिक्स को। तो फाइनली इकोनॉमिक्स एक विज्ञान है और ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि ये एक अनिश्चित विज्ञान है।